हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, जो कि जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया गया है और जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को एक बंच के तौर पे सेल किया जा सकता है जीएसटी के अंदर, और सिंगल प्राइस चार्ज किया जा सकता है उनके लिए। तो उसमें क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा और कैसे आप इसे कर पाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो पॉइंट हैं जो हमें आपको यहाँ समझाने हैं और आपको समझने हैं। वो है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में टैक्सेबिलिटी का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको ये चेक करने के लिए कि कब कंपोजिट सप्लाई है, कब मिक्स सप्लाई है, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और सही क्लासिफिकेशन करके सही टैक्स जमा कराना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन CGST एक्ट की 30th डेफिनेशन में दी गई है। उसमें बताया गया है कि कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज़्यादा आर्टिकल्स, गुड्स या सर्विसेज या उनका कोई कॉम्बिनेशन जब एक नेचुरल बंडल के तौर पे सेल किया जाता है तो वहाँ पे कंपोजिट सप्लाई होगा। और उस नेचुरल बंडल में एक प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा जो कि मेजर आइटम होगा, बड़ा आइटम होगा, और उसी मेजर आइटम के बेसिस पे पूरा टैक्सेबिलिटी चलेगा। तो अब समझते हैं, दो कंडीशन में इसको बांट के देखते हैं डेफिनेशन को कि कैसे पता लगाएंगे कि कंपोजिट सप्लाई कौन सी है। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज या उनका कोई कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, और उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। तो इसे एक एग्जांपल के से समझते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कंपोजिट सप्लाई है। तो जब कोई गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, उस गुड्स में पैकिंग मटेरियल लगाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया जाता है और इंश्योरेंस किया जाता है। तो ये भी एक कम्बिनेशन ऑफ सप्लाई है। इसके अंदर गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस, इन चारों का एक कम्बिनेशन सप्लाई किया जा रहा है। इस केस में जो गुड्स है, जो कि मेजर आइटम है, वो एक प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि जो मिस्टर ए हैं वो एक सर्विस स्टेशन पे जाते हैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, और वहाँ पे सर्विस कराते टाइम कुछ स्पेयर पार्ट्स को चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। तो इस केस में लेबर और मटेरियल दोनों पार्ट इन्वॉल्व हो गए। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई है, और इसके अंदर सर्विस एक मेजर पार्ट है जिसे प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ पे भी इसे कंपोजिट सप्लाई के तौर पे देखा जाएगा, और लेबर चार्जेस जो कि डोमिनेंट फैक्टर है वो इसका प्रिंसिपल सप्लाई मानेंगे। आइए एक थर्ड एग्जांपल से समझते हैं। तो ये है कि मिस्टर ए की गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाता है और मिस्टर ए उस इंजन को बदलवाने के लिए सर्विस सेंटर जाते हैं। तो वहाँ पे सर्विस सेंटर पे उस इंजन को बदला जाता है, तो उसमें कुछ लेबर भी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे मेजर कंपोनेंट, जो डोमिनेंट कंपोनेंट है, वो एक इंजन है, और उसमें सपोर्टिंग एक्टिविटी जो है वो एक लेबर चार्जेस है। तो इस केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, यानी प्रिंसिपल मटेरियल जो है वो है इंजन, तो उसे इंजन को ही प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा और टैक्सेबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। अब इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में समझते हैं कि कैसे इसकी टैक्सेबिलिटी रहेगी, क्या टैक्स रेट चार्ज होगा। तो इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में CGST एक्ट के सेक्शन 8 में बताया गया है स्पेसिफिकली कि जब कंबाइंड सप्लाई होगी तो उस कंबाइंड सप्लाई के अंदर जो आइटम प्रिंसिपल सप्लाई के तौर पर आइडेंटिफाई होगा, उस प्रिंसिपल सप्लाई का जो टैक्स रेट होगा वो टैक्स रेट इसके ऊपर चार्ज होगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंपोजिट सप्लाई कब है और उसका रेट ऑफ टैक्स क्या रहना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं। मिक्स सप्लाई के अंदर भी दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज या उनका कोई कॉम्बिनेशन होता है, और उस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल प्राइस पे बेचा जाता है। बट इसमें एक ख़ास बात यह है कि वो कॉम्बिनेशन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एक नेचुरल बंडल ऑफ सप्लाई नहीं है। वो डिफरेंट आर्टिकल हैं, वो डिफरेंट तरीके से बेचे जा सकते हैं, जस्ट एक कॉम्बिनेशन बना के उनको सेल किया जा रहा है, तो उसे मिक्स सप्लाई कहेंगे। आइए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक पैक्ड कंटेनर है, पैक्ड पैकेट है, जिसके अंदर कैन फूड हैं, स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, केक्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं। ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट आर्टिकल्स का, जो कि एक ही प्राइस पे बेचा जा रहा है, एक ही कॉम्बिनेशन में बेचा जा रहा है। इसमें सारे आर्टिकल्स डिफरेंटली अलग अलग बेचे जा सकते हैं, वो कोई आपस में डिपेंडेंट नहीं है, बट एक सिंगल बंच की तरह से बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे इसे एक मिक्स सप्लाई बोला जाएगा। तो जहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो अगर नेचुरल बंडल नहीं है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, आर्टिकल आपस में डिपेंडेंट नहीं है, वहाँ पे इसे मिक्स सप्लाई बोलेंगे।
अब मिक्स सप्लाई की टैक्सेबिलिटी के बारे में समझते हैं। मिक्स सप्लाई की टैक्सेबिलिटी है वो भी सेक्शन 8 में CGST एक्ट के बताई गई है कि अगर गुड्स एज ए मिक्स सप्लाई आइडेंटिफाई होते हैं तो उस गुड्स या सर्विसेज का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो टैक्सेबिलिटी जिसकी सबसे हायर होगी उस टैक्सेबिलिटी से टोटल बंच को ही टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहाँ एक मेजर डिफरेंस है कंबाइंड सप्लाई में और मिक्स सप्लाई में, क्योंकि कंबाइंड सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लग रहा था और मिक्स सप्लाई के अंदर जो भी मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट वाला आइटम होगा उस रेट को टोटल बंच पे सब अप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी ज़्यादा होने का चांसेस है। तो आपको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कंपोजिट सप्लाई कब है और मिक्स सप्लाई कब है। एक एग्जांपल और से समझते हैं कि कई बार आपने देखा होगा जब मॉल्स वगैरह में सेल होता है तो वहाँ पे डिटर्जेंट के साथ एक बाल्टी फ्री दी जाती है। तो ये भी एक मिक्स सप्लाई का एग्जांपल है जहाँ पे डिटर्जेंट एक प्रिंसिपल सप्लाई है, जहाँ पे डिटर्जेंट और बाल्टी एक साथ क्लब करके सेल की जा रही हैं। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे से अलग अलग सेल की जा सकती हैं। तो इस केस में इसे मिक्स सप्लाई माना जा रहा है और इन दोनों आइटम में जिसका रेट सबसे ज़्यादा होगा उस रेट को ही दोनों आइटम के वैल्यूएशन के ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा टैक्सेबिलिटी के लिए। तो दोस्तों ये थे प्रोविज़न कंपोजिट सप्लाई के और मिक्स सप्लाई के, जो कि बहुत ज़रूरी थे आपके जानने के लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि टैक्स रेट क्या लगेगा और प्रॉपर टैक्स जमा करा पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर बात समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियोज़ ये पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।